हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो ये हमारा नीट 2020 फिजिक्स सॉल्यूशन का 5th पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे जो पहले जो 4 पार्ट्स का जो सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है, तो आप उसे एक बार रिविजिट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो अगर कोई पार्टिकल एक्सेलेरेशन कर रहा है तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो किसी भी टाइम t पर उस पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा, हम उसको इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमसे पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो इस डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। और ये देखिए ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, यही होता है टोटल फेज। तो पहले अगर मैं फेज की बात करूं तो जैसा आपको दिख रहा है कि अगर मैं फेज को लिखता हूं डब्ल्यू टी प्लस फाइव, तो फाइव एक कांस्टेंट है लेकिन टी क्या है, वेरिएबल है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे पार्टिकल का फेज चेंज करेगा। ठीक है ना। तो अब चलिए इससे हमको डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे, इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dx बाई डी करते हैं तो क्या आ जाएगा, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा को पुट कर दिया। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है cos x। ठीक है, तो मैंने बस उसी को यूज़ किया है। तो ये dx बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम फिर से इसको करते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा इंटू माइनस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस से वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए अब हम इस माइनस को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा, और मैं जल्द ही बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड स्पेसिफिकली फॉर नीट एग्ज़ाम, ये मैं इस पर एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिससे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुरंत रिवाइज हो जाए। तो अब चलिए यहाँ चलते हैं। देखिए तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। और डिस्प्लेसमेंट का फेज क्या था, ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया पाई रेडियन। तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए नीट में क्या है कि ये जो मैथमेटिकल टूल जहाँ पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम और भी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि उसका यूज़ थ्रू आउट द फिजिक्स होगा। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो इससे बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन तो आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस सवाल को इसलिए गलत कर देंगे क्योंकि उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। कभी साइन का डिफरेंशिएशन भूल गए, कभी कॉस का डिफरेंशिएशन भूल गए। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस, एक गिटार है जिसमें दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, एंड दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। ठीक है, और ये बीट फ्रीक्वेंसी दोनों तो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। तो जो दोनों के चलते जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज की है। अब हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 7 हर्ट्ज। इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी AIPMT में आ चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि नीट में जो है वो लगभग फिक्स्ड पैटर्न है, वो हमेशा कभी न कभी वो रिपीट हो रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसको अच्छे से सॉल्व करें, 2 बार सॉल्व करें, 3 बार सॉल्व करें,
और उसका कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप नया क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं, तो मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ, आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका तो एक तो रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ तो आप उससे मैच कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो तरीका बताया है वो थोड़ा आसान है, तो आप मेरा मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो मेथड यूज़ किया है वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसी को फॉलो कीजिए, मेरा मत फॉलो कीजिए। The whole concept is that to minimize time in NEET exam and maximize score। वो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो एफ ए माइनस एफ बी, मैं यहाँ पर मॉड ले रहा हूँ, वो है 6। तो इसका क्या मतलब है, या तो एफ ए माइनस एफ बी 6 है, या फिर एफ बी माइनस एफ ए 6। ठीक है, अब हमें यहीं से पता करना है कि इन दो केस में से कौन सा केस वैलिड है। अब देखिए, उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जब B का जो टेंशन है उसको डिक्रीज किया गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। अब देखिए, ऐसा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करता है, टेंशन पर। तो अगर टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। अब देखिए, और जब फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, और हमें क्या दिया हुआ है कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारा पहला केस, चलिए ये ले लेते हैं। अब देखिए, ए तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज कांस्टेंट। अगर देखिए तो क्या हो जाएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी एफ बी घटता है तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस घटेगा ना। मान लिया कि चलिए यहाँ पर तो ए का 530 हर्ट्ज दिया हुआ है, चलिए इसको हम 530 ही रख लेते हैं। मान लिया कि ये कुछ था इनिशियली 5, तो क्या हो जाएगा, ये 536 हो जाएगा। तो अगर ये घटता है तो मान लीजिए 535 हो गया, तो डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया ना। लेकिन दिया क्या है, 7 दिया है। तो इसका मतलब ये केस नहीं होगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि एफ बी विल नॉट बी ग्रेटर देन एफ ए, एंड रादर एफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ बी। ठीक है, चलिए इसमें भी हम लोग इसको देख लेते हैं करके। अगर एफ बी घट गया, ठीक है, तो एफ बी जब घटेगा तो हम अब एक फिक्स्ड क्वांटिटी है उससे हम एक छोटी क्वांटिटी को घटा रहे हैं, तो डिफरेंस तो बढ़ेगा ही। और हमारा डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 हर्ट्ज हो रहा है, हमारा डिफरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा केस ये है, ये वाला केस है। तो यहाँ से एफ बी क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस 6। एफ ए मेरा क्या है 530, माइनस 6 क्या हो गया 524। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर देखिए, अगर ये रहता है ना कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 5 हर्ट्ज, अगर ऐसा क्वेश्चन में रहता तो ये केस होता, क्योंकि यहाँ पर एफ बी अगर बड़ा है एफ ए से और एफ बी घट रहा है, तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी भी घट रहा है। तो सिंपल मैथ्स है, आप इसे एक बार फिर से अगर अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपसे गलत हुआ है तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसका डेंसिटी फाइंड करना है। तो सिंपल हम लोग जो नॉर्मल जो गैस का इक्वेशन है PV = nRT, उसको यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब हमें डेंसिटी फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में लिखें जिससे कि इस इक्वेशन में डेंसिटी आए। इसमें तो डेंसिटी है नहीं, लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर दें डेंसिटी के टर्म में, तो क्या हो जाएगा P × W बाई डेंसिटी इक्वल टू nRT। n इज नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। यहाँ से आ गया PW बाई रो, W से W कैंसिल, P बाई रो इक्वल टू RT बाई M। यहाँ से रो क्या आ जाएगा PM बाई RT।
बस सिंपल सी बात है। अब सारा वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रो क्या हो जाएगा, अब प्रेशर है तो प्रेशर हमारा, ये यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए कि जो भी हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सारा एसआई यूनिट में रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर मोलिक्यूल एम है तो एम हम लोग 1 मोल का मास रखेंगे, हाइड्रोजन के 1 मोल का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आर है वो देखिए 8.3 जूल पर मोल है, ठीक है, और पर केल्विन है, तो इसलिए जो टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो भी केल्विन में होगा। तो अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जिससे कि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आए और हमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। और प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल ही होता है, तो इसमें कोई इशू होगा नहीं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रेशर हो गया 249 इंटू 10⁻3, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 2 ग्राम हो गया 1 मोल का, तो 2⁻10⁻³ kg। आर है 8.3 और टी है 300। यहाँ से यहाँ ये कट गया, तो ये क्या हो गया। अब देखिए अब चैलेंज क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ कीजिए और थोड़ा इंटेलिजेंट होना है। अब ये देखिए ये ना 250 के बराबर है, 249 मतलब 250 ले लिया, चलो ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 500 हो गया, ठीक है। यहाँ पर था 8.3 है, यहाँ पर 300 है, ये कट गया, 2 0 से 2 0 गया। अब इसको बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा 8.3 है तो ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया 8 3 जा 24, ये 25 के अप्रॉक्स हो गया, 24.69 एग्जैक्ट हो रहा था, इसको हम 25 लिख सकते हैं, 5/25। तो ये क्या हो गया मेरा 1/5 दैट इज़ 0.2। तो हमारा आंसर हो गया 2। तो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहिए। अब 249 को लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और हम लोग रेंज तो कम से कम ला ही सकते हैं कि मतलब 0.2 के अप्रॉक्स है या 0.1 के अप्रॉक्स है। तो ऐसा आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको मतलब आपसे क्या होगा कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इशू ये है कि हमें कैलकुलेशन फास्ट करना है विद इन अ स्टिपुलेटेड एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज 2 cylinders A and B of equal capacity are connected via a stopcock. A contains an ideal gas at standard A मान लिया, B मान लिया, ये STP पर है, B तो completely evacuated है। The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. इसको हटा दिया तो फिर क्या होगा कि प्रोसेस हमें ये फाइंड करना है कि प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल होगा, एडियाबेटिक होगा, आइसोकोरिक हो गया या फिर आइसोबारिक होगा। तो देखिए हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सॉरी नॉट फर्स्ट लॉ, बस जो हम लोग ऐसा जो लिखते हैं डेल्टा यू, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब चूंकि जो एक्सपेंसन हो रहा है वो सडन एक्सपेंसन हो रहा है और बी जो है वहाँ पर वैक्यूम था, तो क्या होगा कि वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बी में जो कोई भी गैस है नहीं, तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा जो गैस है ए में उसको। अब चूंकि पूरा सिस्टम ही आइसोलेटेड है तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, 0। सराउंडिंग से ना कोई हीट आएगा ना सराउंडिंग को कोई हीट जाएगा। यहाँ पर मेरा हो गया डेल यू 0। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो डिस्कस करना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आप ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे। तो चलिए आपको अगर फार्मूला आता है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर नहीं आता है तब क्या करें, तो नहीं आता है तो इसको देखिए, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो वेरिएबल्स में दिए हुए हैं, तो हम कुछ ऐसा लगाएं कि जिससे हमारा जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाए। इसलिए हम लोग जो डायमेंशन एनालिसिस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन निकालना है, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकालना है। इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर या फिर लेंथ का डायमेंशन होगा। तो आप इस चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किसका लेंथ का डायमेंशन है। तो उससे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि नंबर डेंसिटी क्या होता है। तो जैसे मटेरियल डेंसिटी क्या हो गया,
मास अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम, दैट इज n अपॉन v। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ स्मॉल n है उसको हम n अपॉन v से रिप्लेस कर देंगे, और कहाँ पर हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारा जो है वो l लेंथ का डायमेंशन आ रहा है। यहाँ देखिए, और d तो मॉलिक्यूलर डायमीटर d है, मतलब इसका भी डायमेंशन l है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में √2 पाई है, तो चलिए सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, n है, n को क्या हो गया n अपॉन v, v ऊपर जाएगा, नीचे आ गया d। तो v क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन है l क्यूब, d क्या है, लेंथ का डायमेंशन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका डायमेंशन क्या हो गया l स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए तो सिमिलर केस है, तो सिमिलर केस मतलब यहाँ पर बस क्या जा रहा है, डी स्क्वायर आ जा रहा है, तो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर आ जा रहा है। तो होल एक्सप्रेशन का डायमेंशन क्या है, लेंथ आ जा रहा है, तो ये हो सकता है। तीसरा में देखिए एन स्क्वायर है, तो अगर एन स्क्वायर कर दिया तो ऊपर वी स्क्वायर आ गया, नीचे डी स्क्वायर, यहाँ पर मतलब वी स्क्वायर मतलब L6, डी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, L4 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। सिमिलरली आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस कभी कभी यूनिट एंड डायमेंशन यूज करके भी बन सकता है। नेक्स्ट इज द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज, इसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूँगा, सबको पता है कि ये होता है F/2 nRT। तो आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 थ्रू 1 K R इन अ रेशियो। अब देखिए, अब हीट जो होता है कितना रिक्वायर्ड होता है, उसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं ms डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया डेल क्यू। S is the specific heat, delta T is the change in temperature, mass is the total mass of the solid or the object। अब टू सॉलिड कॉपर स्फीयर, अब उन लोगों का क्या है कि रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को रेडियस के टर्म में लिखेंगे। तो S और T में तो ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, तो मास में ही चेंज करें। तो कैसे करें, मास और हमें रेडियस को रिलेट करना है। तो हमें ये पता है रेडियस वॉल्यूम से रिलेटेड है और मास और वॉल्यूम डेंसिटी से रिलेटेड है। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेल क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी S डेल्टा T इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज R क्यू। तो जो टोटल हीट जो होगा H वो हो जाएगा R क्यू के प्रोपोर्शनल, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेल्टा टी 1 है और एस भी कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए, तो अब हमें क्या करना है कि हीट जो रिक्वायर्ड उसका रेशियो फाइंड करना है ना। H1 इक्वल टू K, मान लिया कि ये कांस्टेंट होगा, हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं, मान लिया कि K लिख दिया, यहाँ से हो गया R1 क्यूब, H2 क्या हो गया K इंटू R2 क्यूब। तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। ये और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, R1 इक्वल टू क्या दिया 1.5 R2 बाई R2 का होल क्यूब। तो ये है हमारा 3/2 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 27/8। ऑप्शन नंबर 1 आ गया। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हल्का सा मैनिपुलेशन है। आपको आप जो फॉर्मूला आपने जो याद किया है वो किसी और फॉर्म में है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किसी और फॉर्म में आपको अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है। तो विद दिस थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।